आज का जो शेयर एनालिसिस है वो है गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड की। हम लोग गंधार ऑयल रिफाइनरी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि बाई करने लायक है कि या फिर आपने बाई करके रखा है तो फिर होल्ड करना है या फिर उसको सेल करके निकलना चाहिए या फिर इस शेयर को कहीं ना कहीं अवॉइड करके चलना चाहिए। वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जब जब से इसका आईपीओ आया है तब से ये डाउन में ही है। ये वहाँ से उठ नहीं पाया है। यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल देख लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद एफआईआई डीआईआई प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं वो भी देखेंगे। बट उससे पहले सबसे पहले इसका देख लेते हैं कोई है कि नहीं। ठीक है, गंधार आईपीओ गंधार जब से इसका आया आईपीओ आया उसके बाद से कुछ न्यूज यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 दिन पहले गंधार ऑयल रिफाइनरी स्लिप्स ऑन Q4 प्रॉफिट ड्रॉप। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, ठीक है, मार्च 24 का जो जो इसका फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आया था जो मार्च 24 का है वो उसका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। अप्रैल 3 में रूटर्स ने बताया कि गंधार ऑयल रिफाइनरी जो है उसको 34.1 बिलियन रुपीज एज ए डिविडेंड मिला है किसी इसके यूनिट से। और अप्रैल 2 में बताया जा रहा है कि गंधार ऑयल रिफाइनरी को सप्लाई करना है 1500 KL ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल टू बेस्कॉम को करना है। तो बाकी दो न्यूज़ तो यहाँ पे पॉजिटिव है, बट एक जो अभी रिसेंट का न्यूज़ है जो कि इसका प्रॉफिट है वो यहाँ पे नेगेटिव है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका फंडामेंटल देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकल में आएंगे। फंडामेंटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर इसका मार्केट कैप 2016 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 206 चल रहा है। हाई लो इसने 345 और 196 इसने लगाया है। यहाँ पे अगर हम लोग इसका डेटा देखें, 1 ईयर का डेटा देखें तो फिर अफकोर्स 1 ईयर के डेटा में ये अपने 200 TMA से भी नीचे चलता है और 50 TMA से ही नीचे चलता है, जहाँ मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा। नीचे अगर हम लोग क्रॉस में देखें तो एक भी इसका कोई भी क्रॉस नहीं है। कौन सा अगर हम लोग बात करें तो कौन इसमें तो है जो कि ये कह रहा है कि कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट हाई लगता है और इसका वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो इंक्रीज हो चुका है 51 डेज से लेकर ये 74.2 डेज तक आ चुका है। इसका पीयर कंपेरिजन अगर हम लोग करें तो सेक्टर रिफाइनरी है और इंडस्ट्रियल रिफाइनरी है। ठीक है, लीडिंग सेक्टर रिफाइनरी में आप लीडिंग स्टॉक रिफाइनरी में आपको पता है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके बाद IOCL आता है, PPCL आता है। ये कहीं पे भी स्टैंड नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे इसका क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस कर लेंगे और देखेंगे कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या कैसा आया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो फिर हम लोग यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में दो चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2023 का। ठीक है, दिसंबर 2023 का इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और दूसरा जो हम लोग रिजल्ट बात करेंगे वो बात करेंगे मार्च 2024 का। इन दोनों पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि इनका क्या कैसा रिजल्ट आया है। तो अगर हम लोग इनका रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इनका जो सेल्स था दिसंबर 2023 में वो 1103 था और अभी मार्च 2024 वो 939 हो चुका है, जो कि डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 85 से 34 हो चुका है, यानी हाफ से भी कम ये भी डिक्रीज हुआ है। PBT 66 से 19। ठीक है, देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या हो गई है। नेट प्रॉफिट 51 से 12 हो चुका है। ठीक है, तो ओवर एंड ओवर अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब आया है। ठीक है, ये क्वार्टरली रिजल्ट इसका बहुत ही ज़्यादा खराब आया है। तो क्यू के बेसिस पे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, ऐसा यहाँ पे कहा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इसकी बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि YOY बेसिस पे इसका रिजल्ट क्या कैसे आया है। तो YOY बेसिस पे अगर हम लोग को इसका रिजल्ट देखना है तो फिर YOY बेसिस पे हम लोगों को देखना पड़ेगा इसका कौन कौन सा देखना पड़ेगा। पहले मार्च 2024 वो तो हम लोग को देखना ही पड़ेगा। दूसरा हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका मार्च 2023 में क्या कैसा रिजल्ट इसका रहा है। तो अगर हम लोग YOY बेसिस पे इसका डिस्कशन करें तो मार्च 2023 में इसका सेल्स 987 था और अभी मार्च 2024 में इसका सेल्स 939 है, जो कि डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47 से 34 ये भी डिक्रीज है और ऐसे ही इसका PBT जो है 34 से 19 डिक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट 28 से 12 हो चुका है, ये भी आपका डिक्रीज हो चुका है। तो YOY बेसिस पे भी इसका रिजल्ट काफ़ी खराब है। प्रॉफिट एंड लॉस मार्च 2023 और मार्च 2024 का हम लोगों ने यहाँ पे ठीक है देखा है और यहाँ पे ये भी जो है इसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं है।
नीचे अगर हम लोग जाएँ तो बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, देख लीजिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसका एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रहा है। तो एफआईआई डीआई डेटा हम लोग यहाँ पे इसके 2 ही डेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 1 दिसंबर 2023 और मार्च 2024 का यहाँ पे डेटा देखेंगे। और प्रोमोटर्स की अगर हम लोग बात करें तो फिर प्रोमोटर्स 64.63% है और यहाँ पे सेम रेशियो मेंटेन करके परसेंटेज मेंटेन करके ये चल रहे हैं, जो कि 64.63% है। एफआईआई 2.53% से 0.53% हो गए हैं। एफआईआई ने लगभग 2% का यहाँ पे अपना स्टेक डिक्रीज किया है, जो कि बहुत ही गंदी बात होती है। डीआईआई 6.61% से 3.47, डीआईआई भी ऑलमोस्ट यहाँ पे इन लोगों ने अपना हाफ परसेंटेज यहाँ पे इन लोगों ने डिक्रीज कर दिया। तो एफआईआई भी यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, डीआईआई भी यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग कौन होते हैं कि इनके अगेंस्ट जाके हम लोग यहाँ पे बाई कर ट्रेड करें, ठीक है। मैं तो नहीं जाना चाहूँगा, बाकी आप अगर ठीक है रिस्क है तो इसके वाले में सिचुएशन में पड़े रहना चाहते हैं तो फिर आप रिस्क लेके चलिए। मुझे यकीन है 100% कि आपको यहाँ पे लॉस होगा ही होगा। पब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो 26.24% से ये 31.34% है। पब्लिक टू बेवकूफ बनते ही हैं ज़्यादातर केसेस में। तो ये हम लोगों ने एफआईआई डीआईआई प्रोमोटर्स की बात हम लोगों ने कर ली है और यहाँ पे इसका रिजल्ट भी बहुत ही ख़राब है। तो मुझे नहीं लगता है कि जब आपका फंडामेंटल जो बेस होता है वही आपका अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर यहाँ पे ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में सबसे पहले मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब से इस आईपीओ आया तब से ये नीचे रेड कैंडल बनाते हुए नीचे ही जा रहा है। एक बार थोड़ा सा पिछले महीने उठने की कोशिश की थी लेकिन उठ नहीं पाया और अभी भी ये नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अवॉइड का सिचुएशन है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा कि ये जो आपका ग्रीन लाइन दिख रहा है उसको कहते हैं 10 ईएमए वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जब ये उस ग्रीन लाइन को टच करने की कोशिश किया, वहां से उठने की कोशिश किया, ये उठ नहीं पाया, वहां से नीचे धड़ाम से नीचे ही गिरा है। ऐसे यहाँ पे भी उठने की कोशिश किया, उठ नहीं पाया, ये नीचे ही गिर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे अवॉइड का सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो रेड लाइन है वो 50 SMA है डेली टाइम फ्रेम पे। तो जब इस रेड लाइन को टच करने की कोशिश किया धड़ाम से नीचे गिरा, जब टच करने की कोशिश किया धड़ाम से नीचे ही गिर रहा है और अभी ये अपने 200 और 50 SMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो फिर इस सिचुएशन में मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं बाई करके नहीं चलता हूँ, मैं इतना रिस्क यहाँ पे नहीं ले सकता। अगर आप यहाँ पे बाई कर फंस चुके हैं तो फिर मेरा मानना ये है कि आप अपनी सूझबूझ वहाँ पे यूज करें। अगर थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो लॉस काट के आप यहाँ पे निकल सकते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा लॉस किसी भी शेयर में मत करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लॉस करेंगे तो फिर आपका कंपाउंडिंग में इफेक्ट पड़ेगा और आपका प्रॉफिट तो अल्टीमेटली वो ऐसे ही हवा की तरफ उड़ जाएगा। तो इन सब बातों पे आप ध्यान रखिए। ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। मुझे लगा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहुँचाना चाहिए, आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आपने भी अपना एनालिसिस किया होगा, आपका भी एनालिसिस कुछ कह रहा होगा। अगर कुछ ऐसा है तो फिर आप उस पर टिके रहें। अगर आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे हुए हैं तो ये स्टॉक अच्छा नहीं है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। बाकी कहना यही है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना है, अपना रिस्क मेंटेन करके चलना है। किसी के टिप्स कॉल्स रिकमेंडेशन पे भरोसा कभी भी नहीं करना है, नहीं तो ऐसे ही हम लोग शेयर स्टॉक्स मार्केट में ऐसे ही हम लोग यहाँ पे फंसते रहेंगे। प्रॉफिट को दूर की बात, यहाँ पे कैपिटल बचाना भी आपको मुश्किल हो जाएगा अपना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।